तो हम लोग कल जो है चैप्टर 7 है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किए थे और उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें कल मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया था इसके बारे में कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट बताया था या नहीं बताया था? अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल क्या होता है? सर नहीं बताया सिंबल नहीं बताया है। ये ऐसे ऐसे अगर दिया हुआ है, इसको हम लोग एसी का सिंबल बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, समझ गए। और डायरेक्ट करंट इस तरह से है ना, बैटरी से जो निकलता है यहाँ से, दिस इज डायरेक्ट करंट। उसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑन ग्राफ ऐसे कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है। और ये जो है इस तरह से, ये आपका कैसा शो कर रहा है? वेरिएबल, ठीक है, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो ये एसी का सिंबल है, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, और ये डायरेक्ट करंट का सिंबल है। आप देख रहे हैं टाइम के साथ ये क्या कर रहा है? कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। बट इट वेरीज, बट सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक, जहाँ पर आई एम को हम लोग पीक वैल्यू बोलते थे, और ये पीक वैल्यू ये होता है करंट एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अदर फॉर्म्स ऑफ एसी हो गया था, ठीक है, और एडवांटेजेस ऑफ एसी भी हम लोग देख लिए थे कल, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी भी देख लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर दिए थे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। और मैंने आपको इसमें ये बता दिया था कि एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कितना होता है? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जीरो इन कंप्लीट इज जीरो, ठीक है। चलिए, और इसकी डेफिनेशन है कि थोड़ा लंबा है, आपको इसको मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ। इट इज दैट डायरेक्ट करंट, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट, स्टेडी करंट मीन्स डायरेक्ट करंट, विच व्हेन पास्ड थ्रू अ सर्किट, जब उसको हम लोग किसी भी सर्किट से पास करेंगे, फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जब किसी भी सर्किट में, एक सर्किट है सपोज, ठीक इस सर्किट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार एसी को पास करा रहे हैं, ठीक है, और एक बार डीसी को पास करा रहे हैं। तो कहता है कि फॉर द हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, send the same amount of charge as is done by AC, है ना, the same time in the same time through the same circuit, and it is denoted by I average, I average ऐसे। किसी को समझ आया ये डेफिनेशन? किसी को समझ आया? हाँ नहीं, कुछ तो होता है। किसी को नहीं आया समझ में, या आया? कुछ तो बोलो। नहीं आया ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, समझने लायक डेफिनेशन है भी नहीं है, ठीक है। देखिए अब समझ में आएगा क्या बोल रहा है कि एक सर्किट में, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। कितना? अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा रहे हैं एक सर्किट में, ठीक। अब ये करंट, ठीक है, जितनी देर में, यानी हम लोग मान लेते हैं टी टाइम के लिए करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, सपोज टी टाइम को ठीक है, चलिए टी टाइम मान लीजिए, या 10 सेकंड मान लीजिए, ऐसे करके मान लीजिए, एक ही बात है। टी टाइम में ये करंट
अगर फ्लो कर रहा है तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इस सर्किट में सप्लाई कर रहा है, ठीक। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो टी टाइम में ये जो है उसका हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज को ही सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग इस तरह से समझें कि इसका मतलब ये है कि ये अगर t/2 टाइम में जितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, इसको t टाइम लगेगा उतना ही चार्ज सप्लाई करने में, हाँ या नहीं? मतलब अल्टरनेटिंग करंट, किसी भी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है ना, 10 सेकेंड में अगर क्यू चार्ज को फ्लो कराता है, ठीक है, समझ गए, 10 सेकेंड में अगर क्यू चार्ज को फ्लो कराता है, ठीक, तो ये भी जो है 10 सेकेंड में, ठीक है, कितना Q/2 अमाउंट ऑफ चार्ज को ही सप्लाई कर पाएगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन हम लोगों को डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी सर्किट में, है ना, अल्टरनेटिंग करंट जितना 5 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है सर्किट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड में डायरेक्ट करंट जो है कितना टाइम लेगा, डायरेक्ट करंट कितना टाइम लेगा, 10 सेकेंड लेगा, है ना, उसी चार्ज को, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू को फ्लो कराने में, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल बात यह है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराना है सर्किट में, ठीक है। किसी भी सर्किट में क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराना है, ठीक है। ये एक सर्किट है, इस सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सप्लाई करना है, ठीक। तो अब दो तरह से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, या तो एक डायरेक्ट करंट लगा सकते हैं या तो अल्टरनेटिंग करंट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट करंट को लगाते हैं तो आपको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस रेसिस्टर, इस सर्किट में फ्लो करने में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में अगर टी टाइम ले रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट कितना टाइम ले रहा है, t/2 टाइम ले रहा है। अब समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट और स्टेडी करंट विच व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का हाफ टाइम लिया है, send the same amount of charge as is done by AC in the same time, ठीक है। समझ गए सब कोई कि उतने ही टाइम में जितना कि एसी जो है वो सप्लाई कर रहा है उसका हाफ टाइम में, ठीक है, जो डीसी सप्लाई करेगा करंट को, ठीक है, चार्ज को, दोनों बराबर होगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज और थ्रू सेम टाइम, ये भी बोल रहा है। तो इट इज डिनोटेड बाई आई एवरेज, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, दिस इज 63.7%, 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। ये इसका जो पीक वैल्यू है उसका 60, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का आईएम का, है ना, आईएम का 63.7% है, ठीक है। सो मीन वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, जीरो मैंने तो आपको बता ही दिया था। अब ये 63.7% कैसे होता है उसको हम लोग डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि, है ना, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइनोसॉइडली वेरी करता है, ठीक है। एक मिनट को, ठीक है। तो
इस तरह से हम लोग जो हमारा करंट है उसको हम लोग साइनोसॉइडली इस तरह से वेरी करते हैं, ठीक। सो अब हम लोग ये भी जानते हैं चार्ज से रिलेटेड हमारा जो है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू डी टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, नो सर। No, sir. ठीक है। तो अब देखिए डी क्यू इक्वल टू हमने I की जगह पे क्या लिख दिया, आई एम साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, ये हो गया। अब फिर आप समझ सकते हैं इसी डी क्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आपको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराना है टी बाई टू टाइम में, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट देखिए टी बाई टू टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 0 से लेके टी बाई टू तक आई एम साइन ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये हो जाएगा 0 से लेके कहाँ तक, क्यू तक, ठीक है। तो आई एम कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ठीक है। और फिर जो इसमें टी का जो कोफिशिएंट है उससे उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा हो गया, ठीक। तो आई एम अपॉन ओमेगा, ओमेगा को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, कॉस ओमेगा की जगह लिख दिए 2 पाई बाई टी, ठीक है। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी, ठीक। और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेके टी बाई टू तक, ठीक है। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं माइनस आई एम अपॉन दिस इज ओमेगा कॉस, अच्छा अपर वैल्यू पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे टी बाई टू, तो टी बाई टू पुट कर दिया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, टी की जगह पे हम लोग एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो अब देखिए टी और टी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, कॉस पाई माइनस कॉस ये 0, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है 1 और कॉस पाई होता है -1, समझ गए। तो -1 क्या हो गया, -2 और -2 है ना, और फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्यू इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 2 आई एम अपॉन ओमेगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में, ठीक है। और फिर से हम ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी लिख देंगे, ठीक है। तो टी ऊपर चले जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, सो क्यू यहाँ से हो गया आई एम अपॉन पाई इंटू टी, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ चार्जेस आई एम अपॉन पाई इंटू टी, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, चार्ज इतना आ गया, इफ आई एवरेज इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ चार्ज जो चार्ज होगा दिस एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, आई एवरेज इंटू टी बाई टू टाइम में कितना ये करंट सप्लाई कर रहा है वो फाइंड आउट करना था। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू, है ना, हम लोग यहाँ से Q की वैल्यू पुट कर दिए, Q कितना आया था हमारा आई एम अपॉन पाई, है ना, इंटू टी, है ना। सो आई एम अपॉन पाई इंटू टी और यहाँ से आई एवरेज इंटू टी बाई टू। तो अब देखिए यहाँ से टी और टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आई एवरेज की वैल्यू क्या हो गई, आई एवरेज की वैल्यू ये 2 उधर चले जाएगा, तो 2 आई एम अपॉन पाई। समझ आया सबको ये डेरिवेशन, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? सबको आ गया? तो जिसको नहीं आया वो खुश हो जाइए, क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर जैसे हम लोग 3.14 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये 2/3 हो गया, और 2/3 आप समझ सकते हैं 3 से इसको करेंगे तो आप, है ना, 0.6 के आसपास होता है 2/3, है ना। तो इसलिए ये 0.636 इंटू आई एम, इसकी जो वैल्यू है 0.636 है इंटू आई एम है, समझ गए। तो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट दिस इज 0.636 इंटू आई एम, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसी को अगर आप परसेंटेज में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63.6% हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ था 63.7%, है ना। परसेंटेज में करेंगे तो उसको 63.7, यानी जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है।
तो जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी इसकी 63। अगर मान लीजिए 100% है तो एवरेज वैल्यू इसकी 60%, 63.7% ही होगी। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम है तो एवरेज यहाँ पर होगा। समझ गए? तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। ठीक है, आगे सर। ओके। तो ये वैसे पेपर में ये आता नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया कि ये इस तरह से डिराइव होता है फार्मूला, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ इसको। एनसीईआरटी में डायरेक्टली इस चीज को लिखा हुआ है कि ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, एसी। ठीक, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, इसको हम लोग, है ना, दो तीन नाम है इसके। या तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इसको IRMS। ठीक है, समझ गए, रूट मीन स्क्वायर, या आई इफेक्टिव, और इसको हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, आई वर्चुअल। ठीक है, तीन नाम है इसका। ठीक है, आई वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट, इफेक्टिव करंट, या RMS करंट। समझ गए? एक ही वर्ड को तीन तरीके से पुकारते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये इसमें मामला क्या है। ये इसकी वैल्यू जब आप लोग को फाइंड करनी होगी तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए। RMS, IRMS को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू IRMS, यहाँ लिख देते हैं स्पेस है, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। और आपको याद कीजिए, मैंने 11th में बताया था RMS को कैसे वो करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, रेडियस ऑफ डायरेक्शन पढ़ाया था ना 11th में। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस होता था उसका। तो कैसे बताया था RMS को करने के लिए? सर पीछे से बता दो, उल्टा करके। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर पहले स्क्वायर करना है। हाँ, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, फिर क्या करते हैं, रूट लेते हैं। ठीक है, तो आई का यस क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका क्या होगा, मीन, और फिर उसका क्या करेंगे, रूट। समझ में आया सबको? अरे आया या नहीं यस। आया? ठीक है, तो यस पहले स्क्वायर कर दिए, फिर मीन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे, जैसे मान लीजिए ढेर सारे करंट्स हैं। ठीक है, I1 है, I2 है, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, है ना, ये सब का पहले हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक, अगर मान लीजिए चार हैं तो अपॉन में इसका मीन निकालना है तो क्या करेंगे, अपॉन में 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, I4 स्क्वायर हो गया, सबका स्क्वायर, फिर मीन, और फिर उसके बाद इसका रूट। इस तरह से फाइंड करते हैं। समझ आ गया सबको कि नहीं आया? आ गया। हम्म, ठीक है, चलिए। सो अब देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है फिर से, बट आपको मैं पहले लंबा समझा देता हूँ, फिर इसको कट शॉर्ट में समझा दूंगा। कह रहा है कि इट इज दैट स्टेडी करंट, फिर से डायरेक्ट करंट, विच व्हेन पास्ड थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ गिवन टाइम। ठीक है, एक डीसी को, डायरेक्ट करंट को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने सर्किट में कंडक्टर में फ्लो कराया, दैट विल प्रोड्यूस अ सेम अमाउंट ऑफ हीट। वहां पर क्या था, चार्ज था, यहाँ पर क्या है, हीट है। ठीक है, एज प्रोड्यूस्ड बाई AC इन सेम कंडक्टर। ठीक है, एंड इन द सेम टाइम। ठीक, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन था, किसी को समझ आया या नहीं आया, ये बताइए। आया या नहीं आया? आया। अरे आ गया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूं, आगे बढ़ूं? सर करो करो सर। करो।
ठीक है, तो देखो क्या है, एक सर्किट यानी कि रेसिस्टर है, ठीक है। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो है ना, यहाँ से डीसी करंट है, तो ये टी टाइम में अगर इस रेसिस्टर के अक्रॉस एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, H1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम उसी सर्किट में अगर इस डीसी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई करेंगे, तो ये भी जो है टी टाइम में अगर आपका H2 अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करा रहा है सर्किट में, और अगर H1 इज इक्वल टू H2 है, यानी एसी सर्किट और डीसी सर्किट, यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, हीट फ्लो करा पा रहा है, हीट प्रोड्यूस कर पा रहा है सर्किट में, तो उस डायरेक्ट करंट के उस वैल्यू को ही हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जितना एसी से जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है जितने टाइम में, उतने ही टाइम में अगर डायरेक्ट करंट जो है ना, उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड होता है, उस डायरेक्ट करंट को हम लोग, उस वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो वहां पर क्या था, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ले रहा था, लेकिन T/2 टाइम में यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, टाइम कितना, टी टाइम में, ठीक है। तो बस, तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग, है ना, इफेक्टिव वैल्यू आई इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू आई वर्चुअल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, जो भी आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, जो डिवाइसेस हैं, वो सब के सब कौन सी वैल्यूज को मेजर करते हैं, जो आपका ये सब में जो दिखाता है एमीटर वोल्ट मीटर में, हमेशा कौन सी वैल्यू लेता है, पीक वैल्यू लेगा या आरएमएस वैल्यू लेगा, RMS सभी के सभी आरएमएस वैल्यूज को शो करते हैं, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी जो आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट जो हम लोग बोलते हैं, वो कौन सा है, आरएमएस है या पीक है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका भी जो है हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं कि करंट हमारा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और ये करंट देख लेते हैं कितना हीट सप्लाई करता है टी टाइम में, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले DH निकाल लेते हैं, छोटा सा हीट, तो DH कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी, होता है ना, छोटा सा I स्क्वायर R टी होता है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको dt कर देंगे t की जगह पे, है ना, नहीं समझे। तो I स्क्वायर R इंटू टी होता है, तो DH के लिए dt कर देंगे, ठीक है। ये t कहाँ से आ गया है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है। सो DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, जैसे हीट होता है ना, I स्क्वायर RT, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये सब की बताना है, हैं? कहाँ से आए ये फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 10th में भी तो पढ़े थे और 3rd चैप्टर में भी तो पढ़े हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नो सर। No, ठीक sir. है। हाँ, तो छोटा सा हीट, अगर छोटे से टाइम के लिए छोटा सा हीट निकालना है तो I स्क्वायर R dt हो जाएगा, ठीक है। और I की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और R इंटू डी टी, ठीक है। ये t यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आई एम स्क्वायर, ये m यहाँ आएगा, ठीक है, समझ गया ना, ध्यान दीजिएगा ये सब, आई एम स्क्वायर, ठीक है, और इंटू R, R बाहर हो गया, अब फिर यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और इंटू में डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आपको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पिछले साल ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, कि कॉस
2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पढ़ाया हूँ या नहीं पढ़ाया हूँ? जैसे बताया था ना पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ से cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये 2 और ये -1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड में क्या है ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और ये cos 2 थीटा उस साइड चले जाएगा राइट साइड, 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो और ये 2 जो है इधर से हट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया फॉर्मूला हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप साइड में कहीं पे लिख लीजिए, लिखा हुआ भी है ये वैसे डेरिवेशन में, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ समझ में आया, और सबसे बेसिक फॉर्मूला था cos 2 थीटा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए मैंने पहले ही बोला था मैथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, और ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा। आपको 11th में ही बोला था जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की नहीं अच्छे से पढ़े उनको 12th में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे वाले चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे मैथ्स इसी तरह से खतरनाक आते जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से लेके t तक, यहाँ पर आपको लगा दीजिएगा 0 से लेके t तक, सभी जगह पे शुरुआत से ही 0 से लेके t तक टाइम है ना, पूरा टाइम ले रहा है। तो 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, फिर 1/2 तो आई, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, सो cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 ओमेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपका ये 2 जो है, ये वाला 2 जो है वो यहाँ भी तो आएगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये जो 2 था वो बाहर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो बाई मिस्टेक वो नहीं टाइप हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक। अब 1 हो गया, ठीक है, माइनस cos 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा, और t का कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा है, तो t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा से हम लोग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दिए। यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हैं सबको, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आज ये सब डेरिवेशन। तो t अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस सर 0। हाँ बोलो। सर वहाँ पे ऊपर में नीचे में नीचे में आर क्यों आ गया? वो r नहीं है, वो 2 है, ठीक है। ये जो r है ना ये पता ही है ना क्लास में बच्चे छापते कैसे हैं, ठीक है, वही हालत है। ये जो 2 है ना, ये 2 है वहां पे, ठीक है, r नहीं है। सो कैपिटल ये जो है 0 से t था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका काम खत्म हो गया। अब बचा कौन, ये वाला। तो अब इसमें हम लोग माइनस लगा दिए यहाँ पे, उसके बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। तो साइन टू ये हो गया, और फिर ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू, है ना, स्मॉल टी है तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल टी, ठीक है। और माइनस माइनस क्या, लोअर लिमिट क्या है 0, तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0, तो साइन 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। पूरा आ गया एक एक टर्म समझ में, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए ये 2 ये t और ये t कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4, तो साइन 4 पाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन 4 पाई, और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, अब यहाँ से आपका साइन
साइन एन पाई आपका कितना होता है, 0 होता है। पिछले साल हम लोग ये सब बहुत बार देख चुके हैं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे 0 होता था। ठीक है, तो यहाँ से आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू में क्या हो गया ये टी। ठीक है, तो आई एम स्क्वायर आर टी अपॉन 2, दिस इज द हीट। ठीक, इतना हीट ये प्रोड्यूस किया। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट आई आर एम एस बी द आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और अभी हमने देखा कि हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि ये हीट मैंने बोला था, ये हीट जितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, उतना ही आरएमएस वैल्यू होता है। सेम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब जितना इतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड होगा वही उसका आरएमएस वैल्यू होगा। तो ये हीट अल्टरनेटिंग करंट ने प्रोवाइड किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट करंट इतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस करेगा, उसी करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आरएमएस करंट। तो उस हिसाब से आई एच इक्व टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। तो बस दोनों हीट को इक्वेट कर देंगे, आई स्क्वायर आर टी और आई एम आर स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ये जो आया है। ठीक है, तो दोनों हीट को इक्वेट कर दिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से आर टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो आई आर एम एस इज इक्व टू इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जैसे रूट करेंगे तो आई एम स्क्वायर का रूट हो गया आई एम और डिवाइडेड बाई 2 का रूट 2। ठीक है, सो आई आर एम एस जो होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ करंट को रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। और मैंने आपको पहले भी ये पिछले चैप्टर में भी बताया था, 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707। ठीक है, 0.707। कैसे, अब देखिए 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 1.14। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.14। तो अब आप यहाँ सॉरी 1.14 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, जब आप 1.414 होता है ना यार, 1.14 थोड़ी होता है, 1.414 होता है। तो दिस इज 1.4, तो ये 14 है, तो 14 7 जा 98, लगभग 0.7 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। आगे बात समझ में सबको। तो 1/√2 जो है आपको 0.707 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई आर एम एस जो है वो वैल्यू आ गई 0.707 टाइम्स दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो एवरेज करंट है, ठीक है, एवरेज करंट जो है वो 0.63 टाइम्स होगा। ठीक है, आई मीन के, और एवरेज आरएमएस करंट जो है वो होगा कितना, 0.707 टाइम्स आई मीन के। ठीक है, यानी सबसे बड़ा, आई मीन नहीं, आई मैक्सिमम। ठीक है, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एवरेज जो मैक्सिमम करंट है, पीक करंट। उसके बाद कौन आएगा, आरएमएस करंट, और उसके बाद कौन आएगा, एवरेज करंट। ये समझ आया कि नहीं आया, अरे बोलो हाँ या नहीं। यस सर। सो एवरेज और आरएमएस, ठीक है, देखिए ये सब डेरिवेशंस क्या है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट डायरेक्टली भी मैं इसको करा के आपको आगे बढ़ सकता था, बट आपको देख लेना था कि इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझ में आ गई होगी कैसे हुआ, और डेरिवेशन करने से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू आपका 0.707 टाइम्स है ना। जैसे हमारा करंट की वैल्यू हुई, उसी तरह से वोल्टेज की वैल्यू 0.707 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, समझ गए। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग करके दिखा दीजिए। एक है ना, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका 2 एम्पियर है और यहाँ पर -2 एम्पियर है। ठीक है, अब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में आरएमएस करंट निकाल के दिखाई जल्दी से फटाफट, कितना होगा।
आरएमएस करंट कितना आ रहा है? हुआ किसी से? देखिए ये फॉर्मूला, इसको यूज कीजिए, IRMS अभी बताया था ना, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। कितने करंट है यहाँ पे? 4 है, 1 2 3 4। कितना आ रहा है आंसर? जल्दी सॉल्व करके बताइए। किसी से भी नहीं हो रहा है? 4। 4 आया। अरे देखिए I1 कितना हो गया? 2, I2 कितना? -2, I3 कितना? 2 और I4 कितना? -2। ठीक है, बस 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 4 8 4 12 और 4 16। 2 आया 16 सर, 2। डिवाइडेड बाई 4, 4 का अंडर रूट 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। आ गया? समझ आ गया सबको कि कोई दिक्कत है यहाँ तक? आ गया। आ गया ठीक है, आ गया सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ठीक है, an alternating voltage V equals to 220 sin 100 pi t is applied to purely resistive load of 50 ohm. ठीक है, time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value 5 millisecond, 2 millisecond, 7.2 millisecond और 3.3 millisecond। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क छोड़ दूं या सॉल्व करके दिखाऊं इसको? थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है, होमवर्क छोड़ दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4 में ये कैसे आएगा? सर उसको थोड़ा छोटा करो। एक मिनट, एक मिनट। अरे ये तो बेईमानी पे उतर गया है। दोनों में से कुछ नहीं माना। हाँ ठीक है, इसको खींच लीजिए। हो गया सर। हो गया? यस ठीक है, सर। दूसरा एक क्वेश्चन और लिखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा स्टार्ट करेंगे टॉपिक। आज छोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था। ठीक है, मीन वैल्यू आरएमएस वैल्यू का। सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया? तो जैसे आपको मान लीजिए सपोज ये दिया हुआ रहेगा कि 12 वोल्ट डीसी है। ठीक है, 12 वोल्ट का डीसी है, तो इसकी वजह से आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सॉरी, आरएमएस बोल रहा हूँ। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट डीसी। ठीक है, एक बल्ब है, वो 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर इस बल्ब को हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेम आपको ब्राइटनेस दे रहा है, तो व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स? कितना हो जाएगा बताइए पीक वैल्यू? मतलब आपको वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट डीसी, जिससे कि वो बल्ब जो है ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 12 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है? ये अरे ये 12 वोल्ट कौन सी वैल्यू होगी?
तो ये तो बताया, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है, RMS जो भी रिकॉर्ड करता है वो आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो आपसे पीक वैल्यू पूछ रहा है, तो पीक वैल्यू कितना होगा बताइए। अभी देखा था v, है ना, आरएमएस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, v अपॉन √2 था या नहीं था। अरे im अपॉन √2 नहीं था 0.707। ये क्या है, आई आर एम एस जो है वो क्या है, आई एम बाई √2 है। उसी तरह से वी आर एम एस क्या है, वी एम अपॉन √2 है, ठीक है। तो पीक वैल्यू वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम अपॉन √2, हमसे पीक वैल्यू पूछा है, वी एम पूछा है, तो वी आर एम एस इंटू √2 हो जाएगा, नहीं। अरे बोलो। Yes, sir. yes sir हाँ बस, तो 12√2 हो जाएगा, अब जो भी 8.484 वैल्यू आएगा। हाँ ठीक है। 8 पॉइंट कैसे हो जाएगा, 17 वोल्ट के आसपास आएगा। 12 से कम कैसे हो सकता है ये, 12 इंटू 1.414 करेंगे ना, ठीक है, तो लगभग 17 वोल्ट आएगा वो, ठीक है। तो इसी सब टाइप से क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन, चलिए एक जल्दी जल्दी में क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आपको दिया हुआ है E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू 140 साइन 300t, E इक्वल टू दिया हुआ है 140 साइन 300t, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, 140 साइन 300t। तो इसमें बोल रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताइए पहले, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होगा। अरे यार, अभी देखो ना, अभी क्या से बताया था, आई इक्वल टू क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी होता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से v इक्वल टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, या e इक्वल टू क्या होगा, ई एम साइन ओमेगा टी। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी तो थे, e इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ई नॉट जो होता था पीक वैल्यू होती थी, यहाँ पर ई एम है बस, तो ये क्या हो गया, ई एम, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पहले सबसे पहला क्वेश्चन कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, यानी कि ईएम पूछ रहा है, तो ईएम कितना हो गया 140 वोल्ट। नहीं समझ आया, अरे बोलो। आ गया सर आ गया। फिर आपसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आरएमएस पूछ रहा है, तो ई आरएमएस क्या होगा, तो क्या करेंगे, ईएम बाई √2 कर देंगे, है ना, 140 डिवाइडेड बाई √2 कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरा आपसे पूछ रहा है कि, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये पूछ रहा है, हाँ, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये बोलो। आपको इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ओमेगा ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है, 300। ओमेगा कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितने के बराबर होता है, 2π/t के बराबर होता है, दैट इज 300, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो और 1/t क्या होता है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं सीधा, ठीक है, 2π इंटू न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, समझ गए कि नहीं समझे। यस सर इसको 3.14 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए 3 मान लो, तो 3 से ये कट जाएगा कितना 100, ठीक है, तो 2 से 100 कितनी बार में 50, तो आंसर 50 हर्ट्ज। नहीं समझ आया, आ गया सर Yes. तो यही 2-3 इसी टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं इसके ऊपर में, ठीक है, समझ गए। तो आज थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड भेज दूंगा, बाकी जिनके पास एसएल है तो आप उसमें देखिएगा, करीब एसएल में मैं अभी ओपन करके बैठा हूँ, 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में इसके, ठीक है, इसी टॉपिक के बाद, तो आप 9 में से 3-4 भी कर लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। यस ओके, सर थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर थैंक यू सर। Thank you, sir.